नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की अहम जानकारियों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड योग, आयुष और अध्यात्म की भूमि है। इसका मूल उत्तराखंड ही है। उन्होंने कहा है कि इसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने डेस्टिनेशन बढ़ाने पर विचार किया है। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तराखंड आने वाले समय में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होगा। उसकी और अध्यात्म की भूमि है, इसलिए योग का जो मूल केंद्र है वो भी हमारा उत्तराखंड है। इसलिए हमने ये तय किया है कि नए डेस्टिनेशन जो पहले से हमारे प्रचलित हैं उनको विश्व के सभी लोग जानें, क्योंकि आने वाले समय में उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी केंद्र के रूप में जानी जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में जो 9 रत्नों का उल्लेख किया है उसमें उत्तराखंड को एक प्रमुख केंद्र के रूप में योग और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे का जो विकास होना है उस दिशा में होना है। इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो है विभिन्न जो हमारे धार्मिक स्थान हैं और ऐसे स्थान हैं जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं या आगे उनको विकास की ओर ले जा सकता है, उन सभी केंद्रों को जो है केंद्र मानकर हम लोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित टिकट वितरण कार्यक्रम में पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए 1425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान कार्यक्रम में धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली और शासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पुलिस विभाग समेत बाकी विभागों में अभी भी 4000 से ज्यादा पद रिक्त है, जिन पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लगभग 4000 पद अभी सब मिलाकर खाली हैं और जो आज 1425 आज ये नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और जो बचे हुए पद हैं उन सब पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ जल्दी ही होगी। और विभिन्न जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि पूरे देश के अंदर इस वर्ष के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाना है, उस श्रृंखला में हमने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी विभागों में जो भी पद रिक्त हैं उन सभी पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह कोश्यारी जिंदाबाद के नारे लगाए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि वो राजनीति में लंबे समय से है। उत्तराखंड का निर्माण में उन्होंने काम किया है। उत्तराखंड बनाने के पीछे मकसद था कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो या स्वरोजगार में जुड़े मसूरी। किया है कि लंबे जीवन तक राजनीतिक जीवन में रहा हूँ। उत्तराखंड हमने बनाया है इसलिए कि एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड हो, यहाँ स्वरोजगार लोग करें। मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले 7-8 साल में यहाँ हमारे नवयुवक पौधे लगा रहे हैं, उद्यान लगा रहे हैं, होम स्टे कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति, भारत के प्रति संवेदना दिखाएंगे तो इसका प्रचार होगा तो सभी लोग जो आत्मनिर्भरता की ओर जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सड़कों पर गड्ढों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी उनकी बातों का संज्ञान नहीं ले रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, लेकिन उस पर भी सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को सड़कों के हालातों की सही जानकारी तक नहीं है। शायद जब इनकी नेत्रियां सिलेंडर लेकर और सब्जियों की माला पहनकर आए दिन सड़कों पर ही बैठी हुई मिलती थी, तो विपक्ष को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, विपक्ष उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है। आउट ऑफ द वे जाकर कुछ हरीश रावत जी नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का ये धर्म भी है कि वो जनता की आवाज़ बने और इस वक्त वाकई उत्तराखंड चीख कर कह रहा है कि हमें अच्छी सड़कें दो। आपको शर्म भी आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का काम नेशनल हाईवेज में चल रहा है वो आंतरिक सड़कों पर क्यों नहीं चल रहा है? कहाँ आखिर वो पैसा जा रहा है? किसकी जेबें भरी जा रही हैं? आपने ऐप ज़रूर लॉन्च किया, लेकिन आज उस ऐप पर
लोगों को सड़कों की फ़ोटो डालने की ज़रूरत है, क्योंकि सड़कें लिमिटेड हैं, गड्ढे अनलिमिटेड हैं, उनकी फ़ोटोज़ कहाँ तक डालें। इसलिए सड़कें डालकर ये बताने की ज़रूरत है सरकार को कि यहाँ सड़कें हैं। उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने और नए निवेशकों को लुभाने के लिए राज्य में नवंबर या दिसंबर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इसके साथ ही सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को रिझाने के लिए दुबई और सिंगापुर में रोड शो भी आयोजित करने जा रही है। धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के लिए काफी उत्साहित है। सीएम धामी ने इस संबंध में बैठक करते हुए सभी अधिकारियों को समय से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सरकार से लेकर संगठन तक सीएम धामी के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर मीट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इन्वेस्टर मीट को लेकर 100 करोड़ रुपए का एमओयू सरकार ने साइन कर लिया है, लेकिन प्रगति रिपोर्ट अभी तक शून्य बनी हुई है। इन्वेस्टर समिट सक्सेसफुल हो और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें, एक माहौल बने, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और मैं समझता इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए कि प्रयास हो रहे हैं। त्रिवेंद्र जी के समय भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसके बाद काफ़ी निवेश यहाँ पर आया और उसके बाद फिर प्रयास हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सकारात्मक चीज़ें हैं, हर चीज़ का विरोध करना। इन्वेस्टर्स समिट जो त्रिवेंद्र जी ने किया था उसमें कुछ आए भी और कुछ नहीं भी आए, वो कोशिश थी और ये हर मुख्यमंत्री अपने यहाँ कोशिश करता है। लेकिन जो अब होने जा रहा है ये तो गजब हो रहा है। पहले तो मैकेंजी लाए इन्वेस्टर्स लाने के लिए, उनके संग 100 करोड़ के आसपास का एमओयू भी कर लिया, लेकिन 6 महीने में प्रगति जो है शून्य है। और अब मुख्यमंत्री जी सिंगापुर इत्यादि में रोड शो करने वाले हैं। तो मुझे लगता है सैर सपाटे तक ये सीमित ना रहे। तरीके का माहौल, अराजक माहौल प्रदेश में बन रहा है, ऐसे में कौन इन्वेस्टर आना चाहिए। तो बता दें कि ये इन्वेस्टर समिट के कारण अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसको कामयाबी बता रही है, तो लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे। भले ही अभी तक तय नहीं हुआ है कि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़कर उन्हें एक रिकॉर्ड भी बनाना चाहिए। तो तंज कसा गया है। बता दें कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरिद्वार से चुनाव लड़ सकते हैं हरीश रावत। ऐसे में महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पे कह दिया है और तंज कसा है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए और एक रिकॉर्ड भी बनाना चाहिए, क्योंकि कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, रस्साकसी देखी जा रही थी कि हरिद्वार सीट से कौन चुनाव लड़ेगा कांग्रेस की तरफ से। और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हरीश रावत पूर्व सीएम यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और अब महेंद्र भट्ट ने हरदा पे तंज कसा है। उनका कहना है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए सीट से और इसी के साथ भारी मतों से जीत हासिल करना चाहिए, रिकॉर्ड बनाना चाहिए। तो तंज कसा है बीजेपी ने हरदा पे। बता दें कि महेंद्र भट्ट की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए और भारी मत यहां से हासिल करना चाहिए, एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए। जो कि कई दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि हरिद्वार सीट से कौन चुनाव लड़ने वाला है। हरीश रावत का भी नाम निकल के सामने आया था और ऐसे में वहां पे असमंज की स्थिति पैदा दिखती हुई नजर आ रही है कांग्रेस में। और अब ये हो सकता है कि हरीश रावत उसी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन लड़ने वाला है। पर जानकारी यही निकल के सामने आ रही है कि ज्यादातर हरीश रावत ही लड़ सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद अब प्रदेश भर में बीजेपी केंद्र सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें बीजेपी का संगठन और प्रदेश के मंत्रीगण भी लगे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी और प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धि में कह रहे हैं कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। मुझे मालूम नहीं है कौन सा चश्मा है और किस चश्मे से बस उनको यही केवल निंदा ही दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से जो है नकारात्मक विचारधारा की पार्टी बनकर रह गई है। यदि इतनी ही बुरी होती तो मुझे लगता है कि 2017 से लेकर 2022 में पुनः जनादेश मिलना
तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि 9 साल केंद्र के हों अथवा 6 साल राज्य सरकार के हों, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें जनता की मोहर चाहिए, किसी दल विशेष की मोहर की हमें आवश्यकता नहीं है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के ऊपर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस के नेताओं पर अब जनता भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस के नेता जनता का भरोसा खो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मंत्री रेखा आर्य को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये तो जनता बताएगी कि कौन जीतता है, कौन हारता है। तो जनता बताएगी कि किस पर कौन भरोसा करता है, किस पर नहीं करता। रेखा आर्या जी को ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके घर शीशे के होते हैं उसको दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। अभी पिछले महीने बरेली में भी कुछ FIR हुई हैं, इत्यादि हुई हैं। फिर इन चीज़ों में भी बात जाएगी। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सितारगंज पहुंचे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव के मद्देनजर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर बयानी हमला बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने का काम कर रही है और खनन माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। को सजाया जा रहा है एक गांव को, और उनमें रंग रोगन करके G20 की टीम को ले जाया जा रहा। जो सांसदों ने एक गांव गोद लिए थे मोदी के कहने पे, क्या वो गांव इस लायक नहीं बने कि G20 की टीम को वहां ले जा सके? मैं मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार से पूछता हूं, उन 5 गाँवों का क्या हुआ? उन 5 गाँव में G20 की टीम को क्यों नहीं ले जाया गया? ये मेरा प्रश्न है। कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ बसेंगे? तो ये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उजाड़ने से पहले बसाने की बात करने वाले लोग होने चाहिए, और हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम गरीब के और मजलूम के साथ खड़े हैं, उनकी इस लड़ाई को पूरी तरीके से। पहाड़ की शांत वादियों में भी अब लव जिहाद के खिलाफ आमजन आक्रोशित होकर सड़कों पर निकल पड़े हैं। उत्तरकाशी के पुरौला में हुए आंदोलन के बाद इस आंदोलन की आग चिन्याली सौर तक पहुंच गई है। यमुना घाटी से निकलकर गंगा घाटी तक पहुंच गई है। लोग लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तरकाशी के चिन्यालिसी सौर में बड़ा जुलूस निकालते हुए बाहर से आए गैर संप्रदाय के लोगों को नोटिस देते हुए वापस जाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। तो वहीं यमुना मसूरी पेयजल योजना से मसूरी को मिलेगा लाभ। आज शहर वासियों को पानी की मिल सकती है सौगात। UPCL से बिजली मिलने के बाद सभी पंप 9 से 10 घंटे लगातार चल रहे हैं। निगम ने 3 साल के भीतर मसूरी तक पानी पहुंचाने का काम किया है। परियोजना के तहत 31 मई तक पेयजल की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन बिजली किल्लत की वजह से नहीं चल पाए सभी पंप, और ऐसे में 9 से 10 घंटे बताए जा रहे हैं जब ये पेयजल की सुविधा मिलती है। निगम ने 3 साल में इस काम को पूरा किया है। यमुना मसूरी पेयजल योजना से मसूरी को अब लाभ मिलने वाला है। बता दें कि यमुना मसूरी पेयजल से मसूरी को लाभ मिलने वाला है। काफी दिनों से ये कवायद चल रही थी, और ऐसे में 9 से 10 घंटे का समय बताया जा रहा है जब ये लाभ मिलता है पेयजल का। देश भर में 55वीं रैंक के ग्राफिक एरा चौथी बार फिर से टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद से यूनिवर्सिटी में जश्न का माहौल है। शानदार प्लेसमेंट और नई कोचों के मशहूर ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने केंद्र सरकार की टॉप विश्वविद्यालयों की सूची में और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने नाच गाकर जश्न मनाया। हाँ, देखिए, ये बता के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि NIRF में इस दफ़े चौथी दफ़े हम टॉप 100 में आए, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी। और ये इस बार जो हमारी रैंकिंग है वो 55 है, और पिछले वर्ष जो हमारी रैंकिंग थी वो 74 थी, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट रैंकिंग में हुआ है। और अब हम पूरी तरह से सेट हैं कि आगे जाके हम उत्तराखंड की इस यूनिवर्सिटी को टॉप 50 में ला सकें। ये खाली ग्राफिक एरा के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए
बहुत बड़े अचीवमेंट की बात है, क्योंकि ये हमने चौथी दफ़े लगातार करके दिया है और हम अकेले यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने चौथी दफ़े उत्तराखंड से लगातार इसको किया है। और कानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद के बीच विधायक उमेश कुमार के समर्थक कानपुर क्षेत्र की महिलाओं ने पूर्व विधायक चैंपियन पर मातृशक्ति को अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले पूर्व विधायक चैंपियन ने सोशल साइट पर विधायक उमेश कुमार के परिवार को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब उमेश कुमार महिला समर्थकों ने कुंवर प्रणव चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज जो भी मुझे मामला है माँ के ऊपर उठाया गया और यहाँ जो भी आज महिलाएं इकट्ठी हैं सभी माँ भी हैं, बहनें भी हैं। अपनी भारत माता को उन्होंने गाली दी सबसे पहले, ठीक है, और उन्हें बस यही है कि बीजेपी से उन्हें बाहर कर दिया जा। और यहाँ के जो क्षेत्र की जो भी जनता है उन्होंने पहले ही उन्हें जवाब दे चुके हो उनके ये अपशब्द बोलने के ऊपर, और आगे भी अगर ऐसे यही स्थिति रही तो वो जवाब मेरा तो बिल्कुल बंद रहेगा। मैं तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। ये बोलना चाहूंगी कि एक तरफ तो बोलते हैं कि मातृशक्ति बहुत उच्च दर्जा दिया गया मातृशक्ति को, दूसरी तरफ उसी मातृशक्ति को गाली दी जा रही है और खुलेआम दी जा रही है, तो इस पर भी कोई रोक होनी चाहिए। और मुझे आज इस चीज की बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने बीजेपी को वोट किया और बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता जो एक सम्मानित पद पर भी बैठा हुआ रहा है, आज तक बैठाया है जनता ने, वो एक दिन कभी कुत्ता बोलता है इस जनता को और फिर मातृशक्ति के लिए गाली देता है, किसी की माँ को गाली देता है। उसने आज एक माँ को गाली नहीं दी, उसने आज सब महिलाओं को, सारी मातृशक्ति को गाली दी। ये बहुत शर्मनाक घटना है जिसकी हम घोर। लक्सर वन रेंज के कर्मचारियों ने लक्सर कोतवाली में सीओ मनोज ठाकुर और कोतवाल अमरजीत सिंह की मौजूदगी में कोतवाली परिसर में फलदार और छायादार वृक्षों का रोपण किया। इस दौरान सभी पुलिस और वन कर्मचारियों ने वनों को बचाने की शपथ ली। इस मौके पर लक्सर सीओ मनोज ठाकुर ने समस्त क्षेत्रवासियों को पर्यावरण दिवस की बधाइयां दी। जैसा आपको पता है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में पुलिस जैसे क्राइम के ऊपर काम करती रहती है वैसे सामाजिक मुद्दों पे भी करती है। तो आज हमारे लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा और वन विभाग के सहयोग से करीब 50 से ऊपर जो है विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए, जिसमें मेरे द्वारा, इंस्पेक्टर साहब द्वारा और अन्य थाने के फोर्स द्वारा जो है अलग अलग जगह पे पौधे चिन्हित कर लगाए गए हैं। और ऋषिकेश के गंगा नदी में दिल्ली से दोस्तों के साथ घूमने आया युवक गंगा नदी में नहाते समय डूब गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ टीम और गोताखोरों की मदद से सभी संभावित स्थानों पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक युवक की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो बता दें, नहाते समय ऋषिकेश में ये युवक डूब गया है, दोस्तों के साथ नहाने आया था। लगातार ढूंढने का प्रयास गोताखोरों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है, एसडीआरएफ ने ये सर्च अभियान चलाया है। तो वहीं अहम जानकारी जोशीमठ से, जहां 5 महीने बाद हैलंग बाईपास मार्ग का निर्माण शुरू हो चुका है। जोशीमठ भूधसाव के चलते 5 जनवरी को निर्माण पर लगी थी रोक। निर्माण कार्य रुकने से बीआरओ को झेलना पड़ा 12 करोड़ का नुकसान। शासन से अनुमति के बाद बाईपास मार्ग का निर्माण शुरू हुआ है फिर से। तो अहम जानकारी, 5 महीनों बाद ये शुरू हो चुका है निर्माण। एक बार फिर से जोशीमठ में जिस तरीके से भूधसाव की खबरें निकल के सामने आई थी, उसके बाद से निर्माण को रोक दिया गया था, लेकिन फिर से निर्माण शुरू हो चुका है। वहीं एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, कई जिलों में आज बारिश के बने हैं आसार। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में हो सकती है बारिश। उत्तरकाशी समेत कई जिलों में हो सकती है बारिश। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने तापमान में गिरावट आई है। तो अहम जानकारी, बारिश के हालात बने हैं। एक बार फिर से मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि बारिश हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में बारिश हो सकती है और बारिश से गर्मी में कमी आएगी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते